for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. Hi Jamini sir, it's great to connect with you. Welcome to Digital Commentary. Well, thank you so much sir for joining us. First of all, congratulations. You have done this show, Scam 92, which is going to be out soon, I hope. It's created and directed by Hansal Mehta. And congratulations for all the beautiful plays that you do and the love and respect you get from the theater circuit. And also because we are talking for the first time, I'm going to congratulate you for something you've done 5 years back, TBS Pictures, the character of Rajat Khanna. Yes, I'm a fanboy. So let's thank you so much. Let's start by talking about your childhood. Andhra Pradesh, you were born in Andhra Pradesh in Guntakal, if I'm pronouncing it correctly. And yes. You grew up in Ajmer, Rajasthan. Yes. And you are a Gujarati yourself. So how did this multicultural upbringing shape you as an artist today? Do you have some learnings from childhood जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, which have been defining for your career? Yeah, actually my dad was in the railways. तो वो जहाँ जाते थे वहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी जी. तो साथ बोरिया बिस्तर उठा के चलने की आदत सी हो गई थी. तो गुंडकल में पैदा हुआ, फिर कुछ साल मद्रास में रहा, फिर कुछ साल तिरुचिरापल्ली में रहा जहाँ से मैंने स्कूल चालू किया. तो करीब 8 साल तक मैं साउथ इंडिया में रहा. तो एक्चुअली दक्षिण भारत की मुझ पे बहुत गहरी छाप है. तो मैं अभी भी जब भी शो करने या शूट करने साउथ में जाता हूँ तो मैं वहां जाते ही पता नहीं क्यों स्वाभाविक तरीके से मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, बिकॉज आई हैव सो मेनी चाइल्डहुड echoes of that culture. फिर अजमेर गए, वो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई राजस्थान में, और that was hardcore नॉर्थ इंडिया. तो वहाँ जाके तमिल जो मुझे बहुत अच्छी तरह आती थी क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था, इसलिए the first loss I had was a loss of a language. लेकिन हिंदी बहुत अच्छी सीखने को मिला मुझे वहाँ पे, क्योंकि लोग अच्छी हिंदी बोलते भी हैं. अलग अलग बोली होती है वहाँ पे, मारवाड़ी भी होती है, राजस्थानी भी होती है, हम जिस तरह से हिंदी बात कर रहे हैं भी वो भी है. और एक बहुत बहुत प्यारा सा छोटा सा शहर है अजमेर. तो आई हैव और वहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है और पास में पुष्कर शहर भी है. तो बड़ा कॉस्मोपॉलिटन तरीके का एक माहौल रहता था. वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ उस जमाने में लोग कैसे जीते थे, और साइकिल पे हम कैसे स्कूल जाते थे, और ठंड में मफलर चढ़ाया, फिर ग्लव्स लगाए, फिर एक टी शर्ट अंदर, फिर एक स्वेटर, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर, फिर एक ब्लेजर, फिर वो वुलन पैंट होती थी, टोपी लगाते थे, कान अपने छुपा के साइकिल पे जाते थे. एंड दोस्त लोग भी साथ में साइकिल चलाते चलाते. तो इट वाज, आई कैन से इट वाज क्वाइट एन आइडियलिक एग्जिस्टेंस. और अजमेर में मेरा जो स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट एंसल्म्स नाम का. तो वहाँ पे दो चीजों पे, मतलब पढ़ाई पे तो जोर दिया ही जाता था, लेकिन उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, ये दो चीजों पे बहुत जोर दिया जाता था. सो आई वाज वेरी लकी कि इतनी कम उम्र में, करीब मैं स्कूल से निकला उससे पहले ही मैं 20 नाटक कर चुका था, तरह तरह के नाटक, कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में. तो हमारे जो स्कूल प्रिंसिपल थे उनको भी बड़ा, मतलब वो ढूंढ के लाते थे नाटक और बच्चों को एनकरेज करते थे कि करें. सो वो बचपन से एक जो मौका मिला, वो जो कीड़ा जो मुझमें था वो तभी पैदा हो गया था. अच्छा. प्लस घर में गुजराती बोलते हैं, बिकॉज माय डैड इज गुजराती एंड माय मॉम इज महाराष्ट्रियन. तो फ्रॉम माय मदर्स साइड आल्सो आई हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ मराठी आल्सो. क्या बात. सो ये मेरा मिला जुला काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस है. जी. तो मैं आप पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना था आपको, लेकिन आपने इको स्टैट्स डबल मेजर ले ली सेंट जेवियर्स में. तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना था. वो तो जिस तरह से लिखी, हाँ, जिस तरह की हम सबकी ऑलमोस्ट तकदीर लिखी जाती है इस देश में कि भाई आप साइंस लेंगे अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं. और बदकिस्मती से मैं अच्छा स्टूडेंट था, क्लास में पहली दूसरी तीसरी में नंबर आ जाता था. तो मैंने जब ऐसे ही मैंने उड़ते उड़ते 9वीं 10वीं में कहा कि मुझे आर्ट्स लेना है, तो टीचरों ने डांट दिया, घर वालों ने बोला कि ऐसी कैसी बातें कर रहे हो,
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो साइंस में ही जाते हैं, फिर जो बचते हैं वो कॉमर्स में जाते हैं, जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है वो आर्ट्स में जाते हैं। अब उस टाइम का ये माहौल था। तो साइंस की एक्चुअली मैंने 12वीं तक, फिर मैंने कह दिया कि मुझे ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और फिर माय पेरेंट्स मतलब दुखी तो थे ही, लेकिन दे अलाउड मी टू कम टू सेंट जेवियर्स कॉलेज इन बॉम्बे एंड स्टे इन द हॉस्टल। तो दैट इन फैक्ट वाज अ ग्रेट आई ओपनर फॉर मी। बहुत बढ़िया कॉलेज था, बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस वहाँ पे हुए मुझे। मुंबई बड़ा शहर, तो मैंने फिर एक तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, तो मैंने तरह तरह के नाटक पढ़े जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था। उन राइटर्स को मैंने, जॉन पॉल सार्त्र है, जेने है, आयोनेस्को है, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है, शेक्सपियर के सारे नाटक थे वहाँ पे, नॉट द अब्रिज्ड वर्जन, हिंदी के नाटक रखते थे, ओरिजिनल सारे, फुल वो उस तो जमाने क्योंकि के हॉस्टल इंग्लिश में वाले। हाँ उसी जमाने के, और वो बढ़िया उनके एनोटेशन मतलब भी समझाए जाते थे, आर्डन शेक्सपियर करके आती थी। तो वो, और फिर पास में, क्योंकि मैं हॉस्टल में था, साउथ बॉम्बे में रहता था, तो एनसीपीए बहुत पास में था। तो वहाँ के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में मैंने तरह तरह के नाटक देखे, बहुत दिग्गजों के मैंने नाटक देखे। तो ये एक्सपोजर हुआ। फिर बॉम्बे में एक इंटर कॉलेजिएट जो सीन होता है थिएटर का, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मैं आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट धीरे धीरे, और बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है उसमें, बहुत टैलेंट। आज भी जो बहुत सारे एक्टर्स बम्बई में मतलब सक्सेसफुल हैं, काम कर रहे हैं, सब ने मतलब अपनी they have made their beginning from the intercollegiate competitions, theater scene। तो वहां पे किया, और फिर आफ्टर माय सेकंड ईयर इन कॉलेज एक सत्यदेव दुबे नाम के बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर थे, तो उन्होंने एक समर टाइम में वर्कशॉप रखी थी 40 दिन की। तो वो करने के बाद मुझे ऐसा कुछ साक्षात्कार हुआ कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। घर वालों को बताया नहीं था सत्यदेव दुबे वर्कशॉप, क्योंकि अभी भी थिएटर जो करते हैं दुबे जी के बारे में बहुत बातें होती है, और अनफॉर्चुनेटली जो मेरी जनरेशन है, वी कुडंट लर्न फ्रॉम दुबे जी और इवन मीट हिम, मतलब हम लोग जब तक आए वो थे नहीं। आप कुछ हमें बता सकते हैं कि उस टाइम आपके क्या लर्निंग्स हुए थे? एनीथिंग दुबे जी taught you which is still there with you? दुबे जी ने एक तरह का रिगर दिया मुझे रियाज करने का, किसी चीज को पढ़ने का। अगर अच्छा राइटर हो तो पहले राइटर क्या कह रहा है उसको अहमियत देने का, अच्छा सीन हो तो सीन क्या कह रहा है, बजाय कि आप एज एन एक्टर उस पे अपना इंटरप्रिटेशन थोपें। पहले ये समझे कि सीन और अच्छे महान राइटर, क्योंकि जो उनके साथ पास राइटर आते थे, विजय तेंदुलकर साहब नया नाटक लिखते थे, दुबे जी के पास हैंड रिटन या टाइप्ड, उस जमाने में टाइप्ड कॉपी पहुंच जाती थी। गिरीश कर्नाड नागमंडल लिखते थे तो दुबे जी बोलते थे ये लो पढ़ा है, पढ़ लो। महेश अड़कुंचवार जैसे बड़े बड़े राइटर्स उनके से ये थे, और बर्नार्ड शॉ का उन्हें बड़ा शौक था। तो वर्कशॉप भी 40 दिन की बर्नार्ड शॉ की वर्कशॉप थी। तो एक तो बोलते थे कि भाई देखो, एक्टिंग वैक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है, लेकिन सीखी जा सकती है। क्या बात। तो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, आई कैन गिव यू अ फ्यू टूल्स, और पहले मैं तुमको बोलना और खड़ा रहना सिखा दूंगा, क्योंकि उससे तो तुम अपनी रोजी रोटी कमा पाओगे, है ना। जिस तरीके से आपने काम करते करते सीखा ड्रामा स्कूल, और बहुत लोग अभी भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले नहीं पाते, ड्रामा स्कूल जा नहीं पाते किसी ना किसी कारण से, तो वो क्या ध्यान में रखे इस तरीके से सीखने के लिए? कुछ अगर कोई पॉइंट्स है वो जो ध्यान रख सकते हैं? एक तो आपको you have to be very clear that you are in the profession because you love it, है ना। तो उससे शायद लगता है कि थोड़ा सा आपका होराइजन भी मतलब बड़ा हो जाता है, और आप गलत चीजों के पीछे नहीं भागते हैं। तो फिर आप अपने को इम्प्रूव करते हैं, दूसरों के नाटक देखते हैं, आपके जो पसंदीदा एक्टर हैं उनका काम आप बार बार देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे बॉम्बे थिएटर सीन में कितनी भाषाओं में नाटक होते हैं, मराठी में, गुजराती में, हिंदी इंग्लिश तो छोटा पार्ट है उसका, बहुत अलग अलग भाषाओं। तो आप जाके लोगों का काम देखिए, फ्रॉम ऑब्जर्विंग हंग्रीली यू कैन लर्न अ लॉट। दूसरा जाके बैक स्टेज जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जब जुड़ता था तो मुझे पता था कि मैं एक्टर था, लेकिन मेरा ये रवैया रहता था कि मैं मतलब
हर चीज सीखूंगा, मैं किसी चीज को ना नहीं करूंगा। तो वही चीज जब मैं बाद में मुझे लगा कि आई नीड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ मच मोर देन जस्ट बीइंग एन एक्टर, जब मुझे डायरेक्टर बनना था, तो वो मुझे बहुत काम आया। और आज भी जब मैं शूट करता हूँ कहीं पे, तो एक जो स्पेशल अवेयरनेस आती है आपको थिएटर करके कि कहाँ खड़े रहना है, लाइट कैसे लेनी है, हाँ, तो उस वजह से जब भी वो कहते हैं कि अरे मार्क दे दो इनको, मार्क दे दो, मैं कहता हूँ मुझे मार्क की जरूरत नहीं है। I watch from the corner of my eye and I sense the space around me. I sense what the lighting is. I sense the frame. और मैं अपने आप लाइट ले लेता हूँ, खासकर अगर कुछ मूवमेंट का सीन होता है तो ये एक एक इंटरेस्ट लेवल अगर आपका बहुत अगर हाई हो, तो देन लर्निंग इज बिकम्स अ प्लेजर एंड यू हाँ, कैन लर्न फ्रॉम बिल्कुल मल्टीपल सोर्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना थिएटर कंपनी शुरू किया, वर्किंग टाइटल, तो ये नाम क्यों चूज किया, वर्किंग टाइटल? देखिए मैं करीब 9-10 साल थिएटर कर चुका था। हाँ, और उसके बाद मतलब संजना कपूर जो है वो काफी साल से मेरा थिएटर देख रही थी कि मैं रेगुलरली थिएटर कर रहा हूँ। मैं करीब 7-8 डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। और पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल होने वाला था 99 में, और उनको द थीम था ओरिजिनल प्लेज, अनपरफॉर्म्ड स्क्रिप्ट्स बाय इंडियन राइटर्स। तो उससे पहले मैं उनके साथ एक नाटक कर चुका था, द बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग, बच्चों का नाटक था, बड़ा सक्सेसफुल नाटक था, 150 शोज हुए थे उसके, पूरा इंडिया ट्रैवल किया था। उस जमाने में 150 शोज बहुत हुआ करते थे, स्पेशली फॉर अ चिल्ड्रन। आज भी बहुत होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एंड शी गेव मी अ डेट फॉर द फेस्टिवल। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी कंपनी का नाम बताओ, कंपनी का नाम बताओ। तो कई बार क्या होता है वर्क इन जब प्रोग्रेस। प्रेशर, हाँ जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके ऊपर, तो आपको कुछ सूझता नहीं है, एक हाँ, परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। तो हमने कहा कि आप फिलहाल वर्किंग टाइटल नाम दे देते हैं, बाद में अगले नाटक में बदल लेंगे। लेकिन वो नाटक कुछ इस तरह से सक्सेसफुल हुआ और फिर कुछ नया नाम कुछ सूझा नहीं, तो वो नाम अटक गया वर्किंग टाइटल। तो अब तक वो वर्किंग टाइटल ही है। you also do a play on Mahadev Desai, who was Gandhiji's personal secretary, and that is one of the Yeah. most talked about plays from your company. And जी why did you think it was important to do a play on him, and how is it relevant today? देखिए, एक तो जो राइटर डायरेक्टर है रामू रामनाथन एंड आई बोथ हैव बीन ग्रेट एडमायरर्स ऑफ व्हाट गांधी हैज गिवन टू द कंट्री इन मेनी डिफरेंट वेज। Okay. पॉलिटिकल सिस्टम्स, सोशल सिस्टम्स, उनका एक जो था कि वो किसी दूसरे को ये नहीं बोलते थे जब तक वो खुद वो चीज ट्राई नहीं कर लेते थे। सो ही यूज्ड टू नॉट ओनली टॉक द टॉक बट वॉक द वॉक। एंड आप गांधी में जितना घुसे वो लिमिटलेस है। he has kind of gone into depth into every topic under the sun almost. Some of it has been right, some of it has been proved wrong, some he has changed his position also later in life. तो उन्होंने कहा कि पहले मैं ये मानता था, अब मैं ये नहीं मानता हूँ, and I am honest enough to admit that कि मैं I have changed, I'm human. वो कहते थे कि मुझे महात्मा मत बनाओ, ये उपाधि किसी और ने दी है, मैं अपने आप को महात्मा नहीं मानता हूँ। तो उनका जो और सेकेंडली लेट 90s अर्ली 2000s में ऐसे बहुत सारे एंटी गांधी प्लेज आए थे, एंटी गांधी प्लेज आए थे, खासकर महाराष्ट्र में। तो हमने कहा कि भाई सबको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो नाटक नहीं होना चाहिए, वो जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे जी। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो भी हम कह सकते हैं। So it was actually just an attempt to visit Gandhi and through the diaries that his secretary maintained. So इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो नहीं सकता है कि वो सुबह 5 बजे उठे, वहां से डायरी चालू हो गई, और रात को अगर 11 बजे गांधी सोए तो महादेव देसाई की डायरी 12 बजे खत्म हुई। So 1 hour before Gandhi would wake. So it is a chronicle of history of everything that Gandhi. हमने कहा ये चीजें हम वीकेंड, और फिर देश में माहौल भी ऐसा धीरे धीरे बनता जा रहा था ऑफ इंटॉलरेंस या जो भी आप कहने लगे। तो ये नाटक 2002 में हुआ था, इसका पहला शो। तो this was the reason that we chose to visit Gandhi for the values and for the politics and for the social work that he did. एंड वो तब से अब तक चल ही रहा है, 350 शो हो गए। वो नाटक मैं 3 भाषाओं में करता हूँ,
जी। इंग्लिश में ओरिजिनली किया था, फिर अगर ऑडियंस गुजराती हो तो मैं गुजराती में परफॉर्म करता हूँ, ऑडियंस हिंदी भाषी हो तो हिंदी में परफॉर्म करता हूँ। कर्नाटका जाता हूँ तो वो कहते हैं आप इसको हिंदी में परफॉर्म करिए, इंग्लिश में नहीं। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, मैं आपके जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है कंटेंट की और उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है आपने वर्ड्स हैव बीन अटर्ड की सुनील शानबाग के साथ, आपने स्कैम 92 की अभी, आपने आपका अगर सोशल मीडिया हम देखें तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी आप बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पॉलिटिकल जोक्स करते हैं। तो डू यू थिंक कि एक आर्टिस्ट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टैंड लेना चाहिए या एक होना चाहिए? क्योंकि हम अगर देखते हैं तो आज भी जो भी पॉलिटिकल लेयरिंग वाला कंटेंट है, सपोज द ग्रेट डिक्टेटर, वो आज भी रेलेवेंट है, और आज बने हुए जो भी पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल सटायर्स है वो शायद 50 साल तक रेलेवेंट हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई आर्टिस्ट ए पॉलिटिकल हो बट स्टिल मेक समथिंग stellar and meaningful which stands the test of time without involving politics in the content? Is it possible? Yes, of course it is possible. The thing is that an artist is a member of society, मेरा ये मानना है। तो I may choose to ignore politics, but politics does not choose to ignore me. है ना? तो भले मैं कहूँ कि मैं एपॉलिटिकल हूँ, लेकिन मेरे एपॉलिटिकल होने से जो राजनीति मेरे आजू बाजू चल रही है वो मुझे इग्नोर करना नहीं चालू कर देती, उसका असर मेरी जिंदगी पे पड़ता है। तो मुझे लगा कि आई कैन बी अवेयर ऑफ दिस, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ सोसाइटी, आई एम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रेट डेमोक्रेसी, ये जो हमें देन मिली है, एंड इसमें आई कैन एक्सप्रेस माई ओपिनियंस फर्स्टली एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड बिकॉज मेरा माध्यम है आर्ट, तो इस आर्ट के थ्रू भी अगर मैं पॉलिटिक्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपनी, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल माय वर्क इज पॉलिटिकल, बिकॉज फिर वो एक तरह से वो इज्म हो जाता है, एक तरह का, यू नो, कि आप ये वाले इज्म में जा रहे हैं या वो वाले इज्म में जा रहे हैं। तो बट आई लाइक लेयर्ड वर्क, थिंग्स व्हिच आर नॉट एब्सोल्युटली ऑब्वियस। हर अगर रोल में या सॉरी, are you kind of talking about absurdist fiction जो सिंबलिज्म के थ्रू मतलब कुछ पॉलिटिकल बात कही जाती है, तब डायरेक्ट नेम ड्रॉपिंग नहीं होती? हाँ, वो भी है, मतलब बायोपिक भी कर सकते हैं आप, और you can do an absurdist thing also, which a lot of people are masters at. In What fact, do you prefer more in this? ऐसा कुछ, a good work of art is a good work of art. Okay, I cannot say no to anything. Okay, nobody has the final word on what is a good film, what is a good play, what is a good novel, a good poem. ये सब चीजें तो लिखी जा रही हैं, की जा रही हैं, तो मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि यही होना चाहिए। What is your process of making a play? Like, how many days or weeks do you take to make a play for the first time? And what are some entrepreneurial aspects of theater making in India, especially in Mumbai? How does a young theater maker like make his steps towards surviving as well as creating good art today? The process of doing a play depends firstly on the play itself. कुछ नाटक को 2 महीने की रिहर्सल लगती है, कुछ नाटक डिवाइस्ड थिएटर के हिसाब से भी किए मैंने, तो उसमें कभी कभार ज्यादा टाइम लगता है। जैसे हमारा एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छा नाटक था डर्टी टॉक नाम का, जिसको डिवाइस थिएटर के थ्रू हमने एक थिएटर फॉर द यूथ के लिए इस तरह से हमने उसको एक फेस्टिवल के लिए डिवाइस किया था। नयनतारा रॉय करके एक यंग थिएटर राइटर डायरेक्टर थी, उसमें आज के बहुत सारे सक्सेसफुल एक्टर्स जो उस वक्त अंडर 25 थे, उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ है। तो वो डिवाइस्ड प्रोसेस था। तो उसमें यू स्टार्ट विद अ थीम, then you put a certain bunch of actors onto a rehearsal space, फिर वो improvise करते हैं। आप रोज या हर दूसरे दिन तीसरे दिन नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं as an actor, as a director. Then you start collecting that material. Then over a period of time you're seeing if it is making sense. फिर उसमें से कुछ आपको एक थ्रेड निकलता है कि ये मेरा नाटक है।
अगर on the other hand you're taking a play from Shakespeare, शेक्सपियर का कैनवस इतना बड़ा है कि आप उसको वैसा का वैसा भी अगर कर देंगे तो भी वो वैलिड है, और अगर शेक्सपियर का आप ओमकार और मकबूल बनाते हैं कुछ एलिमेंट्स लेके तो भी वो इतना रिच है that you can take elements and strands from Macbeth and you can make Maqbool and you can adapt it into the underworld and it still holds. You know, so अगर आपके पास मान लीजिए किसी ऐसे प्लेराइट का काम आ रहा है, जैसे सैमुअल बेकेट का अगर आप नाटक करना चाहते हैं, तो सैमुअल बेकेट का जो एस्टेट है वो कहता है कि आप इनका एक स्टेज डायरेक्शन और आप इनका एक शब्द नहीं बदल सकते हैं, और ये नियम है, अगर आप इस पे साइन करते हैं तो ही आपको इनका नाटक करने को मिलेगा। यू नो, रामू रामनाथन के साथ मैंने जब भी काम किया, मैंने उनके करीब 6-7 नाटक डायरेक्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो उनके साथ बड़ा देयर यूज्ड टू बी अ गिव एंड टेक, कि वो लिख के मुझे सीन भेजते थे, आई वुड रिएक्ट टू इट, क्योंकि पहले ही हमारे जो नाटक है किस बारे में है, क्या है, उसके बारे में पहले बात हो चुकी होती है, तो देन आई वुड गिव माय फीडबैक। समटाइम्स क्योंकि दोनों का रिसर्च, जैसे महादेव भाई में रिसर्च हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, even though he was the writer and director, तो I suggested certain material that came to him and he would accept it. He would say कि हाँ ये इस जगह बहुत relevant है और इस जगह पे हम इस नाटक में डाल सकते हैं इसको, you know, so that was a two-way process and it has largely been that way with Ramu. Then he would because I was directing, if I said कि रामू ये इसको मैं edit मार रहा हूँ, तो he would put forward his viewpoint कि नहीं इसको तुम edit मत मारो, but I would say देखो स्टेज पे डालना और जो क्राफ्ट और जो स्टोरी टेलिंग है उस हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि ये दिस इज ऑलरेडी बीन सेड इन अदर वेज, सो मे बी दिस इज, इवन दो इट इज ब्यूटीफुल राइटिंग, वी मे हैव टू लेट गो ऑफ इट, एंड टू हिज क्रेडिट ही नेवर इंसिस्टेड कि नहीं मतलब मैंने इतना सुंदर लिखा है तुम इसको निकाल रहे हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रिहर्सल छोड़ के चले गए झगड़ा करके और 2 दिन बात नहीं की कि तुमने मेरा नाटक काट दिया। Because everyone ultimately realizes that you're coming from the right place. You want to put up a good play and you want to give everyone the voice that they deserve. तो हर नाटक का अलग प्रोसेस होता है, ऐसा कोई there is no, in fact I feel कि ऐसा कोई एक तरीका होना ही नहीं चाहिए करने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके मतलब एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत लोग इस ख्यालत के होते हैं कि पैसे नहीं है थिएटर में, तो प्लीज गाइड अस, थ्रो सम लाइट कि है पैसे या थोड़े बहुत है या जितने भी है, कैसे किस तरीके से कोई आगे बढ़े, किसको कैसे किसी को हम किसी में इंटरेस्ट जगाए, सिक्योरिटी डाले थोड़ा। ये मैं जिस तरह का थिएटर करता हूँ इसमें मैं कहूँगा बिकॉज इट इज व्हाट कुड बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल थिएटर जी, इसमें शायद देयर इज नॉट इनफ मनी फॉर पीपल टू बाय अ फ्लैट और बाय अ कार, but what it gives you is that it makes you a very flexible, adventurous person. It gives you a certain way of creative freedom and it makes you a flexible artist. क्योंकि जिस तरह का काम आप एक्सपेरिमेंट थिएटर में करते हैं शायद आपको उस तरह का काम बाहर करने का मौका ना मिले। बाकी लोग तो गुजराती थिएटर करते हैं जिससे कमर्शियल थिएटर जिस तरह का होता है, which is a well-oiled, well-established industry। मराठी थिएटर करते हैं, तो गुजराती थिएटर करके तो लोग अपने बंगले, लोग अपनी गाड़ियां भी खरीद लेते हैं, even as actors. So I can't give any kind of a definite answer to this कि थिएटर करने से आप, मैं अगर एक्सपेरिमेंटल थिएटर करता हूँ तो मैंने अपने नाटक प्रोड्यूस भी किए हैं, मैंने अपना पैसा लगा के भी किया है, मैंने ना कभी स्पॉन्सरशिप ली है, लेकिन मुझे सोल्ड आउट शोज मिल जाते थे, मुझे फेस्टिवल में इनवाइट कर देते थे, तो उस तरह से आई हैव केप्ट माय कंपनी रनिंग। यू नो, आई आल्सो डू वर्कशॉप्स, आई डू कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स। मैंने बच्चों के साथ स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया बहुत काम किया है, डूइंग थिएटर विद चिल्ड्रन, apart from doing theater for children in which I use professional actors, बच्चों के साथ भी काम किया है। तो बहुत सारे सर्वाइवल स्ट्रेटजीज होती है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन बी अ फ्रीलांस एक्टर, यू कैन बी अ फ्रीलांस डायरेक्टर, फ्रीलांस राइटर इन दी अदर इंडस्ट्रीज। आजकल तो ये वेब सीरीज का जमाना इतना अच्छा दौर चला है दैट इट इज पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स जिनको शायद इवन 5, 6, 10 साल पहले मौका ही नहीं मिलता काम करने का। बिल्कुल सही बात, उनके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल गया है। And because we are not looking at that kind of TRPs and we don't have censorship,
So the themes that are being explored there and the kind of performances that are being asked for there are wonderful. इसमें बहुत बहुत एक्सप्लोर करने का। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी एक नाव में सवार होंगे तो शायद it may not be possible, but you can be an actor spread across 2-3 different mediums. Ultimately जिसको थिएटर करना होता है वो करता है। What is your take on the way people are doing plays from their homes right now on Zoom, or readings happening? Do you also plan to do something like that now in this lockdown? Yeah, people have reacted differently to the lockdown. So a lot of people are feeling that I am an actor, I am an artist, I have the need to express myself, I will continue to do so. And hats off to them. A lot of people are doing animation. One of my theatre colleagues who's very good at doing puppetry, Anurupa Roy, she has done something with paper puppetry and created a short performance. So people are continuing to do whatever they wish to do. Of course, it cannot be the same thing largely as one would expect in the theatre. But I don't think कि वो वक्त दूर है जब हम इस Zoom frame को भी manipulate करके पीछे में अगर set लगा दूं अभी, and if I rehearse for 15 days or 3 weeks, then all I need is to put a camera or 3 cameras like you were suggesting. Yeah. And find out a way of doing it in isolation. ठीक है, then we will have to, I may have to rehearse for 3 weeks or a month with my co-actors and create a screen, some technology where I pull online so that जो देख रहा है उसको अभी ये एक्टर दिखता है, अभी ये एक्टर दिखता है, अब ये दोनों एक्टर इनके दोनों सेट्स के साथ दिखते हैं, वो दोनों सेट भी मर्ज होते हैं and they are forming a whole reality. तो इसकी limitations है लेकिन possibilities भी infinite है. The point is कि इतना दिमाग लगाना, time लगाना, and how to figure all this out. Theoretically, it is a wonderful thing. With a challenge, where there is a challenge, where there is a restriction, that's where innovation also comes. True. So I'm for personally, मैं थोड़ा सुन हो गया हूँ. तो मैं पढ़ रहा हूँ, I'm doing stuff, but I don't know how to reach out, how to perform. कुछ लोग ने podcast शुरू किया है, तो I'm going to start on a podcast soon. Okay. And otherwise, a lot of people are reading out stuff. I'm enjoying what they're reading out. I'm watching stuff on Facebook. Insta Live भी बहुत लोगों के हो रहे हैं. It's enjoyable, but कब मतलब फिर से थिएटर में फिर से सेट पे घुसने का मौका मिलेगा ये तो खैर सभी देख रहे हैं. So how does someone, an aspirant, a theater aspirant, reach out to you to work under you? How does that process happen? Do you take interns? Do you take new actors, new writers, new directors? Or do you take workshops जहाँ से आप देखते हैं someone can work with you? What is the process? All of the above. All of the above. All of the above. मैं audition करता हूँ कभी-कभी, in which case I put out notices. Sometimes I do a workshop and उसमें से मैं I earmark actors जो मुझे अच्छे लगते हैं. बाकी young actors, I have always worked with young actors. क्योंकि I've always found कि उनके पास वक्त होता है and they have the passion and the desire to kind of do work. वो अलग बात है कि 4-5 नाटक करने के बाद life takes them elsewhere, but those are also lifelong bonds. All the actors with whom I worked with over the last 20 years, whatever, as a director, they're all in touch with me, most of them. और एक मेरा filter भी है कि कोई मुझे Facebook पे या कभी नंबर मिल जाता है कहीं से, तो अगर वो मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, तो मेरा एक फिल्टर है कि मैं कहता हूँ आप मेरी रिहर्सल पे आइए, मुझसे मिलके क्या करेंगे जी, है ना, because there is nothing, I have nothing to offer at CCD, sitting in a coffee shop or over a beer to anyone. I invite them to come and be a part of my world for 2-3 days. कि आप आइए, कमरे में बैठिए एक कोने में, observe what is going on. Whenever there is a break, you're welcome to come and share your reactions. You're welcome. And then after 2-3 days, that person is usually in a position to make an informed choice. कि उसको थिएटर करना है या नहीं, उसको अगर थिएटर करना है तो इस तरह का थिएटर करना है कि नहीं, या मेरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उसको पसंद है या नहीं. तो दिस इज ऑल्सो अ फिल्टर. बहुत सारे लोग भाग जाते हैं पहले दिन के बाद, बिकॉज दे कम विद अ सर्टेन आइडिया
Yeah. एंड देन दे रियलाइज कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल मैं जो सोच रही थी या सोच रहा था इससे बिल्कुल अलग है, ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. People sometimes expect acting classes. थिएटर को एक्टिंग क्लासेस. एक्टिंग क्लासेस अलग से करता हूँ मैं कभी कभी. जी. That's a separate thing. But are you interested overall in what goes into you becoming an actor or a director or a writer? Because if I want to take an acting class, then I say अच्छा चलो आ जाओ, 10 सेशन का इतना लूंगा और ये इतने घंटे होंगे इसमें और हो जाएगा. जी. That I do occasionally also. I take a theme and I do a workshop. उसमें actors आते हैं, they're young actors, sometimes they're children. कॉर्पोरेट्स के साथ भी करता हूँ मैं. लॉट ऑफ द कॉर्पोरेट्स आल्सो फील कि जो थिएटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है या थिएटर की जो दुनिया है, वो इट इज नाइस टू एक्सपोज आवर एम्प्लॉइज टू समथिंग completely different and watch how this world operates. True. So that's also. Now let's talk about your work with TVF. आपने TVF पिक्चर्स में रजत खन्ना किया था, जो एक मेमोरेबल कैरेक्टर बन के अभी तक है लोगों के दिमाग में. अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट हैव द सीजन 2 येट. इवन उसके बाद आपने एक स्केच किया हुआ है, अ डे विद रेनिन मार्टिन. So how did this relation with TVF begin for you? See, actually I had heard of TVF because जब हम रिहर्सल करते थे तो 2-3 जो मेरे एक्टर्स थे, निधि बिष्ट जी, निधि सिंह, अमोल वगैरह, ये they used to mention, अमोल पराशर, they used to mention कि अच्छा मुझे अब वहाँ जाना है. हमने निधि बोलती थी हमने एक कंपनी खोली है तो ऑनलाइन कंटेंट. ये तो शायद 2013-14 आई थिंक उस वक्त की बात होगी. So it had not even taken off at that time, the online space. So now what's acha, okay, once you're done with rehearsal, they're going. Then I think the first series that made an impression for them, I think, was Permanent Roommates, the first season. Yeah. तो वो मुझे मैसेज भेजा के देखिए, तो I saw that a little. पर ऐसा कुछ इतना कुछ दिमाग में था नहीं, because online and whatever, टेलीविजन किया था, एड फिल्म्स की थी, सिनेमा किया था, थिएटर किया था. तो निधि ने कहा हम एक नया वेब सीरीज कर रहे हैं एंड देयर इज अ कैरेक्टर इन दैट, सो विल यू कम एंड ऑडिशन फॉर इट. तो बड़ा डर के उसने पूछा, क्योंकि अब तक आई वाज द डायरेक्टर एंड शी वाज द एक्टर. एंड देन शी सेड कि आप आए. मैंने कहा उसमें इतना क्या, आऊंगा ना, मैं एक्टर भी हूँ. सो आई वेंट टू आराम नगर, व्हिच यूज्ड टू बी द ओल्ड 127 आराम नगर. हाँ, जो अब कास्टिंग बे का ऑफिस है. जी. हाँ. एंड निधि ने 1-2 बार मेरे साथ रिहर्सल की. देन अमित गोलानी, गोलू केम एंड सॉ वन रिहर्सल एंड ही सेड बस इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको ओवर रिहर्स मत कीजिए. ओके. बिकॉज आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ एक्टर, इफ आई बीन गिवन, मैं स्क्रिप्ट पहले मांग लेता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है उस प्रोसेस. देयर आर सम एक्टर्स हु विल लैंड अप एंड जस्ट रीड द लाइंस वंस एंड दे कैन गिव अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. या बट आई लाइक रीडिंग, आई लाइक कि मैंने एक दिन पढ़ा, फिर उसको पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर उसको वापस, तो वो दुनिया में घुसना मुझे अच्छा लगता. आई डोंट नो इफ इट directly improves my performance or not, but I enjoy it. That's my process. So then I had the role after a while. The interesting thing was कि हमने shoot भी जब किया तो it was a double camera setup और रात का हमारा shift था, and we shot it and I think it was done in 2 takes. It's a really long scene. And we didn't cut anywhere. We ran it start to finish twice. You mean that conversation scene in office with Naveen, that scene? मतलब नवीन का POV, मतलब वो shift किया था. हाँ. But मेरे जो take लिए थे, when the camera was in front of me, I just did start to finish twice. Okay. The whole scene. And it was a wrap because थोड़ी वो खत्म हुआ, वो सारे ये ले लिए, वो सब जो OTS लेना था वो ले लिया. फिर then they ran the entire scene from keeping the cameras in front of me, and then there was a bit of a stunned silence. तो मुझे लगा कि गड़बड़ हो गई क्या, गलत है कुछ, ये है वो है, तो सब चुप थे. उसके बाद suddenly गोलू said, यार ये तो थोड़ा हाउस ऑफ कार्ड्स जैसा होते जा रहा है. So then I understood, अच्छा he means कि अच्छा हुआ है scene. जी. After that it got telecast and a lot of people started messaging me, a lot of people started calling me कि अरे episode में भी remember you from the scene.
बाहर वो कुछ किराने की दुकान पे गया तो अरे यू आर दैट, एयरपोर्ट गया तो अरे यू आर दैट, बिकॉज द यंग क्राउड, Yeah. it caught on with them very well. And the interesting thing was I was supposed to do that only that one scene in the series. Yeah. But since they were writing as they were going along and also Yeah. gauging the audience reaction, I think Bisso must have realized कि यार हमें series के लिए एक अच्छा antagonist मिल रहा है. You know, एक तो वो जीतू के पापा हैं, who is the opposition to the whole dream. Yeah. And the second antagonist in the whole thing is, apart from circumstances, there are two people, Yeah. two main people who are antagonists. So Yeah. that was how I was written in and brought in for episode 4. It came as a complete surprise to me. So then I shot 3-4 days more. Again. Yeah. Yeah. But then over the years, why have you stayed away from the digital front after pictures and you're doing it now? Is theater taking a lot of time in your life and you don't want to do something else? It was. Yeah. Also, the digital space took off a little after TVF pictures. तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगा उसको गेज करने में कि ये वैलिड मीडियम है और ये वैलिड एक्टिंग ऑप्शन है. You know, because it was just heating up. पहले सिर्फ there were just 2 or 3 people who were creating this content in India on a regular basis. बाकी YouTube पे जो अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे थे वो कर रहे थे. So this boom that we are talking about is again just last 2-3 years. The moment I realized that, oh, it is an actual and it's probably a much more interesting acting option for an actor like me. मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं I land up, I do my job, I do my makeup, I do my characterization and I act. So maybe I've been a little slow in realizing, but despite that मैं 5-6 वेब सीरीज कर चुका हूँ. एक मैंने होम करके की थी ऑल्ट बालाजी के लिए, which was again a very memorable role for me because I got to play Deputy Municipal Commissioner G.R. Khairna, the character inspired by him. He was called Demolition Man in Bombay. तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी का भी हो वो उड़ा देते थे. तो वो कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला. देन एक बीच में अभी मैंने जैमिक फिल्म्स के साथ एक मैजिक पिल, उसका वर्किंग टाइटल है सीरीज का, फॉर एमएक्स प्लेयर, वो किया है. देन ऑफ कोर्स स्कैम 1992. अभी अपकमिंग क्या काम आपके आने वाले हैं अदर देन थिएटर? लॉकडाउन में कुछ रिलीज होने वाला है या उसके बाद एनीथिंग, यू हैव एनी आइडिया? ये 2 मैंने जो आपको वेब सीरीज बताई, एक तो मैजिक पिल है और दूसरा स्कैम 92 है जी. ये 2 आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन में है अभी, बट आई डोंट नो व्हाट द करंट स्टेटस ऑफ द पोस्ट इज, बट दे शुड रिलीज एनी टाइम नाउ, probably in the next couple of months. So I'm looking forward to that. And एक 2 series हैं which I can't talk about. Once the lockdown lifts, I will start shooting for that. एक तो कुछ कहीं बाहर का शूट था, abroad का, तो वो तो I think indefinitely shelve होने वाला है till the world opens up again. And I have my fingers crossed for the other project. Seems a very interesting one. Well, हम अंत तक पहुंच चुके हैं. Very well summed up. Thank you so much. Thank you so much for being on the show, and all the best, sir. Keep doing great work and keep pushing the boundaries of cinema and theatre. Thank you so much.